नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही अहम और थोड़े विवादास्पद मुद्दे में। जी हाँ, आज का हमारा विषय है यूनिट 15 औद्योगिकरण पर बहस, यानी द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट। और ये टॉपिक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि ये हमें सीधे सीधे ये समझने में मदद करता है कि कॉलोनियल रूल मतलब अंग्रेजी शासन का हमारी अर्थव्यवस्था पर, खासकर हमारे पारंपरिक उद्योगों, हमारे कारीगरों पर क्या असर पड़ा। बिल्कुल। और सिर्फ असर ही नहीं, बल्कि वो असर कैसा था, इस पर जो राष्ट्रवादियों की आलोचनाएं थीं, फिर इतिहासकारों के बीच जो गर्मागर्म बहसें हुईं, अलग अलग क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव दिखा, रोजगार का क्या हुआ, ये सब पहलू इसमें जुड़े हैं। सही कहा। प्रीलिम्स में आपको इससे जुड़े फैक्ट्स मिल सकते हैं और मेंस के लिए तो इसका एनालिसिस, इसकी गहरी समझ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस चर्चा से श्रोताओं को क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि औद्योगिकरण के पक्ष और विपक्ष में जो भी तर्क दिए गए हैं उनकी एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी समझ आपको मिले। हम दादा भाई नरोजी, आरसी दत्त जैसे शुरुआती राष्ट्रवादियों से लेकर डैनियल थॉर्नर, मॉरिस डेविड मॉरिस, फिर बिपिन चंद्र, ए.के. बागची और तीर्थंकर रॉय जैसे विद्वानों के विचारों को विस्तार से जानेंगे। मतलब हम सिर्फ नामों का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि उनके तर्कों को, उनके मेथड्स को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या ये असर पूरे भारत में एक जैसा था या इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं थीं। रोजगार पर इसका क्या असर पड़ा और कुछ खास उद्योगों जैसे पीतल या चमड़े के काम पर क्या प्रभाव हुआ, इसका भी विश्लेषण करेंगे। तो ये कोई सरसरी तौर पर देखना नहीं होगा, है ना? ये एक गहन विश्लेषण होने वाला है। हम हर तर्क, हर आंकड़े, हर पहलू को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। मिनिमम 40 से 60 मिनट लग सकते हैं, तो तैयार हो जाइए इस विस्तृत सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 15.1 से, यानी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से। तो 19वीं सदी के जो राष्ट्रवादी विचारक थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, तिलक, गांधी जी भी बाद में, इनका मुख्य तर्क क्या था? उनका मूल तर्क ये था कि ब्रिटिश नीतियां, खास तौर पर 1813 के चार्टर एक्ट के बाद जो मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई और जिस तरह से ब्रिटेन में बनी चीजें, खासकर सूती कपड़ा, भारत के बाजारों में भर गया, उसने भारत के पारंपरिक उद्योगों का, हैंडलूम इंडस्ट्री का विनाश कर दिया। और इसका सबसे ज्यादा असर किन पर पड़ा? सबसे ज्यादा प्रभावित हुए बुनकर, वीवर्स, कताई करने वाले स्पिनर्स और दूसरे कारीगर, आर्टिसंस। खासकर जो महिलाएं कताई का काम करती थीं, उन पर तो बहुत ही बुरा असर पड़ा। तो राष्ट्रवादियों ने इसके क्या परिणाम गिनाए? मतलब इस कथित औद्योगिकरण से हुआ क्या? उन्होंने कई बातें कहीं। पहला, कि भारत जो पहले तैयार माल, कपड़ा वगैरह निर्यात करता था, अब वो ब्रिटेन से तैयार माल मंगाने लगा और यहाँ से सिर्फ कच्चा माल जैसे कपास, नील, अनाज वगैरह बाहर भेजने लगा। मतलब एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। एक तरह से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का एग्रीकल्चरल एडजंक्ट बनकर रह गया। बिल्कुल। दूसरा, कारीगरों का जो उत्पादन था वो खत्म हो गया, बुनकरों की हालत बहुत दयनीय हो गई। तीसरा, लोगों की निर्भरता कृषि पर बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि उद्योगों में काम रहा नहीं। और इसका असर आम लोगों के जीवन स्तर पर भी पड़ा होगा। हाँ, राष्ट्रवादियों का मानना था कि आम लोगों का जीवन स्तर गिरा। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट था कि 19वीं सदी में अकाल, फैमिन्स बहुत ज्यादा पड़ने लगे। उनका तर्क था कि लोगों के पास रोजगार के दूसरे साधन न होने से वो अकाल के समय और ज्यादा असहाय हो जाते थे। और क्या आधुनिक उद्योगों के विकास पर भी कोई असर पड़ा? जी, उनका कहना था कि इस प्रक्रिया ने भारत में आधुनिक मशीन आधारित उद्योगों के विकास को भी बाधित किया, क्योंकि बाजार तो पहले से ही ब्रिटिश माल से भरा था। और इसमें रेलवे की क्या भूमिका बताई उन्होंने? रेलवे ने, उनके अनुसार, इस विनाश की प्रक्रिया को और तेज कर दिया, क्योंकि इससे सस्ता परिवहन उपलब्ध हो गया और ब्रिटिश माल देश के दूर दराज के इलाकों तक आसानी से पहुंचने लगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, संरक्षण का अभाव, है ना? मतलब प्रोटेक्शनिज्म की कमी। हाँ, राष्ट्रवादियों का तर्क था कि अगर भारत एक स्वतंत्र देश होता तो वो अपनी सरकार की नीतियों से अपने पारंपरिक उद्योगों को बचाता, शायद टैरिफ लगाकर या कोई और उपाय करके। लेकिन औपनिवेशिक शासन के तहत तो मुक्त व्यापार की नीति थी। खासकर लैंकाशायर की कपड़ा मिलों के फायदे के लिए उनके माल को बिना किसी खास सीमा शुल्क के भारत में आने दिया गया। तो कुल मिलाकर राष्ट्रवादियों ने सिर्फ आर्थिक तर्क ही नहीं दिए,
बल्कि उन्होंने ब्रिटिश माल के प्रवाह के विनाशकारी परिणामों और उससे पैदा हुई दुखद स्थितियों पर भावनात्मक रूप से भी बहुत जोर दिया। हाँ, ये उनके लिए सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं था, ये भारत की लूट और बर्बादी की कहानी थी जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नैतिक बल भी प्रदान किया। अच्छा, तो ये तो हुई शुरुआती राष्ट्रवादी सोच। अब सेक्शन 15.2 में देखते हैं कि इस सोच का आगे क्या हुआ और इसके आलोचक कौन थे, खासकर जनगणना के आंकड़ों को लेकर जो बहस हुई। जी, तो जो शुरुआती राष्ट्रवादी तर्क था, उसे बाद के कुछ लेखकों ने और आगे बढ़ाया, जैसे के.एस. शिलवंकर और आर.पी. दत्त ने। तो यहाँ तक कहा कि 1875 के बाद के 50 साल भारत में वे औद्योगिकरण और कृषिकरण, पेजेंटाइजेशन के काल थे। मतलब लोग किसानी की तरफ धकेले जा रहे थे। कॉलिन क्लार्क का भी कुछ ऐसा ही मानना था। और आर.सी. दत्त की किताब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज तो पहले ही ये बता चुकी थी कि ब्रिटिश माल का कितना बुरा असर हुआ है। लेकिन क्या सब लोग इस बात से सहमत थे? क्या कोई आलोचक भी थे? हाँ, बिल्कुल। औपनिवेशिक काल में ही कुछ ब्रिटिश अर्थशास्त्री और प्रशासक जैसे एल.सी.ए. नोल्स और वीरा एनस्टे, इन्होंने राष्ट्रवादी तर्क का खंडन करने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि भारत की गरीबी के कारण दूसरे थे और ब्रिटिश शासन तो वास्तव में भारत का आधुनिकीकरण कर रहा था। पर इस बहस में एक बड़ा मोड़ तब आया जब डैनियल और एलिस थॉर्नर ने 1950 के दशक में इस मुद्दे को आंकड़ों के आधार पर परखा, है ना? बिल्कुल सही। डैनियल और एलिस थॉर्नर, ये नाम याद रखना जरूरी है। इन्होंने 1881 से 1931 तक की जो दशकीय जनगणना हुई थी, उसके आंकड़ों का विश्लेषण किया और राष्ट्रवादी वे औद्योगिकरण के तर्क को चुनौती दी। उन्होंने क्या तरीका अपनाया और उनके तर्क क्या थे? देखिए, पहले तो उन्होंने जनगणना के आंकड़ों की ही कुछ समस्याओं की तरफ इशारा किया। जैसे भारत जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में लोगों के व्यवसायों का ठीक ठीक वर्गीकरण करना बहुत मुश्किल था। अक्सर एक ही परिवार के लोग कई तरह के काम करते थे। घर के अंदर काम का कोई साफ बंटवारा नहीं होता था। हाँ, और समय के साथ वर्गीकरण का आधार भी बदलता रहता था, जिससे तुलना करना मुश्किल हो जाता था। जी, खास तौर पर उन्होंने 1881 की जनगणना की आलोचना की कि उसमें औद्योगिक व्यवसायों में लगी जनसंख्या को शायद जरूरत से ज्यादा दिखाया गया था, ओवर एस्टिमेशन। तो थॉर्नर ने क्या किया? उन्होंने इन आंकड़ों को कैसे इस्तेमाल किया? उन्होंने आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण किया। उन्होंने निर्माण और व्यापार को एक साथ रखा और कृषि और सामान्य श्रम को एक साथ, और उन्होंने पुरुष और महिला श्रमिकों के आंकड़ों को अलग अलग देखा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। अच्छा, तो इस नए वर्गीकरण से क्या नतीजे निकले? उनके नतीजों ने राष्ट्रवादियों के तर्क पर सवाल खड़े कर दिए। पुरुषों के लिए उन्होंने पाया कि निर्माण व व्यापार में लगे लोगों का अनुपात 1881 से 1931 के बीच बहुत ज्यादा नहीं गिरा। उनके एक अनुमान के हिसाब से ये 18% से 15% हुआ, और अगर 1881 के विस्तृत आंकड़े देखें तो 16% से 15%, मतलब मुश्किल से 1 से 3% की गिरावट। और कृषि और श्रम में लगे पुरुषों का क्या हुआ? वो अनुपात लगभग स्थिर रहा। 1881 में लगभग 74% से बढ़कर 1931 में 76%, मुश्किल से 2% का बदलाव। और महिलाओं के आंकड़े क्या कहते थे? महिलाओं के मामले में निर्माण व व्यापार में अनुपात में गिरावट दिखी। थॉर्नर ने 1881 के आंकड़ों को अविश्वसनीय मानते हुए 1901 से तुलना की, तो 1901 में ये 17% था, जो 1931 में गिरकर 14% हो गया। और कृषि और श्रम में महिलाएं? उनका अनुपात थोड़ा बढ़ा। 1901 में 77% से 1931 में 78% हो गया। तो थॉर्नर का अंतिम निष्कर्ष क्या था इस सब विश्लेषण का? उनका निष्कर्ष ये था कि 1881 से 1931 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर भारत में बड़े पैमाने पर विऔद्योगीकरण हुआ ऐसा साबित नहीं होता। उनका कहना था कि हाँ, गिरावट हुई, खासकर महिलाओं के रोजगार में, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी राष्ट्रवादी कह रहे थे। अगर विऔद्योगीकरण हुआ भी तो शायद 1880 से पहले हुआ होगा। लेकिन थॉर्नर एक बात से हैरान भी थे ना? हाँ, वो इस बात से हैरान थे कि इस आधी सदी में भारत की जनसंख्या करीब 100 मिलियन यानी 10 करोड़ बढ़ गई, लेकिन अर्थव्यवस्था की औद्योगिक संरचना, मतलब किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, वो लगभग स्थिर, प्रैक्टिकली स्टेशनरी क्यों बनी रही? ये उनके लिए एक पहेली थी। यहाँ पे शायद हमें उन तालिकाओं का भी जिक्र करना चाहिए जो थॉर्नर के विश्लेषण का आधार थी। उनमें क्या खास दिखता है?
जी, उन तालिकाओं में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग वर्षों 1881, 1901, 1911, 1921, 1931 में कृषि, सामान्य श्रम, निर्माण, व्यापार, परिवहन जैसी श्रेणियों में काम करने वाले लोगों की संख्या और प्रतिशत दिया गया है। हाँ, जैसे टेबल 1 पुरुषों के लिए प्रतिशत दिखाता है। उसमें कृषि 1881 में 59.6% से बढ़कर 1931 में 63.6% हो जाती है। सामान्य श्रम 14.6% से 12.1% होता है। निर्माण मैन्युफैक्चर 9.3% या विस्तृत आंकड़ों में 7.3% से गिरकर 6.8% होता है और व्यापार ट्रेड 6.6% से 5.7% होता है। सही। और टेबल 2 जो पुरुषों की संख्या दिखाता है उसमें निर्माण में लगे पुरुष 10.6 मिलियन या विस्तृत में 8.3 मिलियन से बढ़कर 11.5 मिलियन होते हैं, लेकिन कुल पुरुष कार्यबल ज्यादा तेजी से बढ़ा, इसलिए प्रतिशत गिरा। और महिलाओं के लिए टेबल 3%, टेबल 4 संख्या। महिलाओं में 1901 से 1931 देखें तो कृषि 54.6% से 53.8% हुई, सामान्य श्रम 22.1% से 24.3% हुआ, निर्माण 12.1% से 9.2% हुआ। ये महत्वपूर्ण गिरावट है। और व्यापार 4.9% से 4.4% हुआ। संख्या में देखें तो निर्माण में लगी महिलाएं 5.4 मिलियन से घटकर 4.6 मिलियन रह गईं। तो आंकड़े थोड़ी मिलीजुली तस्वीर दिखाते हैं। पुरुषों में औद्योगिक रोजगार का अनुपात थोड़ा गिरा, पर कृषि का बढ़ा। महिलाओं में औद्योगिक रोजगार का अनुपात और संख्या दोनों गिरे और सामान्य श्रम का बढ़ा। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी तबाही वाली बात शायद आंकड़ों से सीधी नहीं दिखती, जैसा थॉर्नर ने कहा। जी, यही थॉर्नर का मुख्य बिंदु था। उन्होंने कहा आंकड़ों के आधार पर मैसिव डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का केस नहीं बनता 1881 के बाद। चलिए अब इस बहस के अगले चरण पर चलते हैं, सेक्शन 15.3, जो 1968 की प्रसिद्ध बहस है मॉरिस डेविड मॉरिस और राष्ट्रवादियों के बीच। हाँ, ये बहस बहुत महत्वपूर्ण है। मॉरिस डेविड मॉरिस एक अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार। उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू ISHR में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने राष्ट्रवादियों के विऔद्योगीकरण के तर्क की सैद्धांतिक कठोरता में कमी, लैक ऑफ थ्योरेटिकल रिगर की आलोचना की। उनका मुख्य तर्क क्या था? मॉरिस ने कहा कि राष्ट्रवादी लेखक बस ये देखते हैं कि ब्रिटिश कपड़े का आयात बढ़ा और मान लेते हैं कि इससे भारत के उद्योग तबाह हो गए, लेकिन उनके पास इस तबाही का कोई खास प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। और उन्होंने एक वैकल्पिक संभावना भी जताई। हाँ, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादियों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि हो सकता है भारत में कपड़े की मांग का वक्र, डिमांड कर्व ही दाईं ओर खिसक गया हो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मॉरिस का अनुमान था कि शायद भारत की जनसंख्या बढ़ने और प्रति व्यक्ति आय में थोड़ी वृद्धि होने के कारण कपड़े की कुल घरेलू मांग ही इतनी ज्यादा बढ़ गई हो कि ब्रिटेन से आयात बढ़ने के बावजूद भारत के पारंपरिक बुनकरों के उत्पादन में कोई खास गिरावट न आई हो, दोनों के लिए जगह बन गई हो। ये तो राष्ट्रवादियों के मूल तर्क पर सीधा हमला था। इस पर प्रतिक्रिया क्या हुई? जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। उसी साल ISHR में बिपिन चंद्र, तपन राय चौधरी और एक जापानी विद्वान टोरू मात्सुई ने मॉरिस को करारा जवाब दिया। बिपिन चंद्र और पपन राय चौधरी के क्या तर्क थे? उन्होंने दो मुख्य बातें कहीं। पहली, सबूतों के बारे में। उन्होंने कहा कि मॉरिस उस विशाल मात्रा में उपलब्ध सबूतों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो पारंपरिक हस्तशिल्प में गिरावट और बुनकरों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को दिखाते हैं। ये सबूत सरकारी रिपोर्टों, अकाल आयोगों की रिपोर्टों और उस समय के लोगों के प्रत्यक्ष अनुभवों, आई विटनेस अकाउंट्स में भरे पड़े हैं। उनका कहना था कि आयात इतने नाटकीय ढंग से बढ़े थे कि कारीगर उत्पादन का पतन तो होना ही था, इनएविटेबल। और दूसरी बात, बाजार के आकार और आय के बारे में। हाँ, उन्होंने मॉरिस के इस अनुमान को चुनौती दी कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी होगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ने से बाजार थोड़ा जरूर बढ़ा होगा, लेकिन 19वीं सदी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का कोई सबूत नहीं है, बल्कि सारे सबूत या तो आय में गिरावट या फिर ठहराव की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे में बढ़ी हुई मांग का तर्क टिकता नहीं है। बिपिन चंद्र ने कुछ और तकनीकी बिंदु भी उठाए थे। जी, उन्होंने ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग में हो रहे तकनीकी बदलावों की ओर ध्यान दिलाया।
वहां नई मशीनों के कारण उत्पादन लागत लगातार कम हो रही थी, जिससे लंकाशायर के उत्पाद सस्ते होकर भारत में बाजार बांट रहे थे। और जो सस्ता धागा ब्रिटेन से आ रहा था, क्या उससे भारतीय बुनकरों को मदद नहीं मिली? चंद्रिका का कहना था कि इससे बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली। उन्होंने आंकड़ों से दिखाया कि 1849 से 1889 के बीच ब्रिटेन से कपड़े का आयात 12.5 गुना बढ़ गया, मूल्य में $25.5 मिलियन तक, जबकि धागे का आयात सिर्फ 4 गुना बढ़ा, $1.8 मिलियन तक। मतलब तैयार कपड़ा ज्यादा आ रहा था, धागा कम। उत्पादकता का भी मुद्दा था। हाँ, ब्रिटिश बुनकर की उत्पादकता लगातार बढ़ रही थी, जबकि भारतीय बुनकर की स्थिर थी। और ब्रिटेन से आने वाले तैयार सूती कपड़े का निर्यात मूल्य, एक्सपोर्ट प्राइस, धागे के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से गिर रहा था। क्या इसके कुछ आंकड़े हैं? हाँ, चंद्र ने दिए थे। जैसे 1819-21 में धागे का औसत निर्यात मूल्य 29.1 पेंस प्रति पाउंड था और कपड़े का 19.0 पेंस। लेकिन 1880-82 तक धागे का मूल्य गिरकर 14.6 पेंस हुआ, जबकि कपड़े का मूल्य गिरकर सिर्फ 9.1 पेंस रह गया। मतलब कपड़ा बहुत ज्यादा सस्ता हो गया था। और कताई करने वालों का क्या हुआ? स्पिनर जो थे। चंद्र के अनुसार सस्ते विदेशी धागे के आने से कताई करने वालों के रोजगार और आय में तो निश्चित रूप से भारी गिरावट आई। इसमें तो कोई शक ही नहीं था। बिपिन चंद्र ने थॉर्नर के जनगणना वाले विश्लेषण पर क्या कहा? चंद्र जनगणना के आंकड़ों को बहुत भरोसेमंद नहीं मानते थे, लेकिन उनका मानना था कि भारतीय बुनकर अगर कुछ हद तक टिके भी रहे तो वो 1918 के बाद हुए तकनीकी बदलावों जैसे फ्लाई शटल लूम के आने से संभव हो पाया। अच्छा, अब तपन राय चौधरी के विचारों में क्या खास था? राय चौधरी ने भी मॉरिस की आलोचना की, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि ब्रिटिश माल से भारतीय हस्तशिल्प के विनाश का तर्क अब काफी पुराना हो चुका है और शायद अति सरल भी है। उन्होंने कुछ पुराने अध्ययनों का हवाला दिया, जैसे D.R. गाडगिल ने 1924 में ही लिखा था कि गांव का बुनकर शायद यूरोपीय प्रतिस्पर्धा से उतना प्रभावित नहीं हुआ था। N.M. जोशी ने 1936 में दिखाया कि हस्तशिल्प क्षेत्र में अलग अलग उद्योगों का रास्ता अलग अलग रहा, कुछ गिरे, कुछ पनपे, कुछ नए भी उभरे। और जाथार और बेरी ने 1950 के दशक में बताया कि 20वीं सदी में हाथ से बुने कपड़ों का उत्पादन लगातार बढ़ा था। तो राय चौधरी का मुख्य बिंदु क्या था? उनका मुख्य बिंदु ये था कि हस्तशिल्प 20वीं सदी के मध्य तक जीवित रहें, इसमें कोई संदेह नहीं है। असली जोर इस बात पर होना चाहिए कि भारत के उत्पादन के द्वितीय क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग में कौशल और इसलिए उत्पादकता का ठहराव आ गया था। स्टैग्नेशन ऑफ स्किल्स एंड हेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। औपनिवेशिक शासन की बाधाओं के कारण भारत उन विकास की संभावनाओं का फायदा नहीं उठा पाया जो देर से औद्योगिकरण करने वाले देशों के लिए उपलब्ध थीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि उद्योग गिरे या बचे रहे, बल्कि ये कि वो तकनीकी रूप से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। बिल्कुल, ये बहस को एक नए स्तर पर ले गया। चलिए अब सेक्शन 15.4 पर आते हैं, जो A.K. बागची के काम और गंगा के मैदानी बिहार में वे उद्योगीकरण पर केंद्रित है। जी, अमिया कुमार बागची एक और महत्वपूर्ण नाम। उन्होंने देखा कि थॉर्नटन के विश्लेषण के अनुसार जनगणना के आंकड़े औद्योगीकरण का स्पष्ट समर्थन नहीं करते थे, तो उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत यानी 1809-13 के बुकानन हैमिल्टन सर्वे के आंकड़ों की तुलना 1901 की जनगणना के आंकड़ों से की, खासकर गंगा के मैदानी बिहार के जिलों के लिए। और इस तुलना से क्या निष्कर्ष निकला? बागची का निष्कर्ष चौंकाने वाला था। उन्होंने गणना की कि गंगा के बिहार क्षेत्र में द्वितीयक उद्योगों सेकेंडरी इंडस्ट्रीज पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत 1809-13 में लगभग 18.6% था, जो 1901 तक घटकर सिर्फ 8.5% रह गया। 18.6% से 8.5%, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ, ये बहुत बड़ी गिरावट थी। बागची ने ये आंकड़े दो अलग अलग धारणाओं अजम्पशन ए और अजम्पशन बी के आधार पर दिए और असमायोजित और समायोजित आंकड़े भी पेश किए टेबल 5 और 6 में। लेकिन हर तरीके से गिरावट बहुत स्पष्ट थी।
ये एक तरह से औपनिवेशिक शासन के दौरान देश के विऔद्योगीकरण के राष्ट्रवादी तर्क का एक आधुनिक आंकड़ों पर आधारित पुनर्कथन था। लेकिन क्या बागची के इस अध्ययन पर कोई सवाल नहीं उठे? उठे, बिल्कुल उठे। मरिका विग्जियानी ने बागची के काम की तीखी आलोचना की। उन्होंने सबसे पहले बुकानन हैमिल्टन के शुरुआती आंकड़ों की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। क्यों? उनमें क्या समस्या थी? विग्जियानी का कहना था कि बुकानन के आंकड़े स्थानीय मुखबिरों, लोकल इन्फॉर्मेंट्स की जानकारी पर आधारित थे, जो शायद सही जानकारी देने से डरते हों, करों के डर से या कंपनी के अधिकारियों के डर से। और इन आंकड़ों को बुकानन ने खुद नहीं बल्कि बाद में मॉन्टगोमरी मार्टिन ने 1838 में संकलित किया था, जिसमें गलतियों की गुंजाइश थी। तो विग्जियानी ने बागची की गणना पर क्या आपत्ति जताई? उन्होंने तर्क दिया कि बागची ने 19वीं सदी की शुरुआत में औद्योगिक रोजगार में लगे लोगों की संख्या को, खासकर कताई करने वालों स्पिनर्स की संख्या को बहुत ज्यादा आंक लिया है, ओवर एस्टिमेटेड। विग्जियानी ने सवाल उठाया कि क्या केवल कताई करके कोई अपना पूरा जीवन यापन कर सकता था, जबकि उससे आय बहुत कम होती थी? शायद वो अंशकालिक पार्ट टाइम काम ज्यादा रहा हो। तो व्याख्या में अंतर था। हाँ, जहां बागची ने ऐसे परिवारों को जो कई तरह के आर्थिक काम करते थे पूर्व विऔद्योगीकरण का सबूत माना, वहीं विग्जियानी ने कताई करने वालों को मुख्य रूप से अंशकालिक श्रमिक माना। इसी से जुड़ा एक और विवाद उठा, कताई बुनकर अनुपात का, स्पिनर वीवर रेशियो का। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बागची ने अनुमान लगाया था कि एक बुनकर को धागा सप्लाई करने के लिए लगभग 20 कताई करने वालों की जरूरत होती थी, अनुपात 20.1। लेकिन टूमे और ओम प्रकाश जैसे अन्य विद्वानों ने गणना की कि ये अनुपात शायद 2-5.1 के करीब रहा होगा। FTGE क्या है? FTGE का मतलब है फुल टाइम जॉब इक्विवेलेंट, यानी पूर्णकालिक नौकरी के बराबर। इस अवधारणा का उपयोग अंशकालिक काम को पूर्णकालिक काम में बदलने के लिए किया जाता है। तो इस अलग अलग अनुपात से रोजगार में गिरावट के अनुमानों पर क्या फर्क पड़ा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अगर टूमे का 2.51 का अनुपात इस्तेमाल करें तो भारत में कताई उद्योग के पतन से रोजगार का अनुमानित नुकसान लगभग 3.5 मिलियन FTGE होता है। लेकिन अगर बागची का 20:1 का अनुपात इस्तेमाल करें तो ये नुकसान 23 मिलियन FTGE तक पहुंच जाता है। इसी तरह अगर टूमेक का अनुपात इस्तेमाल करें तो बागची के बिहार वाले अध्ययन में गिरावट 21% से घटकर 12.9% रह जाती है। बाप रे, अनुपात बदलने से तस्वीर इतनी बदल जाती है। हाँ, बाद में सुमित गुहा ने एक मध्यमार्ग सुझाया, लगभग 6.1 का अनुपात, जिससे अनुमानित नुकसान 7.7 मिलियन FTGE आता है। टूमे से ज्यादा पर बागची से काफी कम। जे कृष्णमूर्ति ने भी इस बहस में कुछ जोड़ा था। उन्होंने कहा कि बागची का तरीका शायद उन कारीगर परिवारों के उद्योग पर निर्भरता को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकता है जो मुख्य रूप से कारीगरी करते थे, लेकिन उन दूसरे कारीगर परिवारों की औद्योगिक गतिविधि को अनदेखा कर सकता है जो मुख्य रूप से खेती करते थे और साथ में कारीगरी भी। और उन्होंने महिलाओं के काम के बारे में भी कुछ कहा। जी, उन्होंने कहा कि महिलाएं शायद कताई से ज्यादा चावल कूटने, राइस प्रोसेसिंग जैसे कामों में लगी रही होंगी। और उन्होंने ये भी दिखाया कि जहां प्रमुख उद्योगों जैसे कपास और रेशम में गिरावट आई, वहीं मोटे कपड़े जैसे मोटिया, गाजी के उत्पादन की तरफ झुकाव बढ़ा। कुछ चीजें जैसे मालदेही कपास रेशम मिश्रण और टसर रेशम बचे रहे। और छोटे उद्योगों का क्या? कृष्णमूर्ति के अनुसार छोटे उद्योग शायद कम प्रभावित हुए, जैसे कालीन बनाना, करघा दरियां या साधारण मिट्टी के बर्तन बनाना। चमड़ा उद्योग का क्या हुआ? चमड़ा उद्योग पर असर पड़ा, खासकर विदेशी जूतों के आने से। लेकिन पारंपरिक उपयोगों जैसे पानी भरने की मशक, पानी की बाल्टी या धौंकनी बेलोस के लिए ये उद्योग जीवित रहा। हालांकि चमड़े का काम करने वालों की स्थिति गिरी क्योंकि खालों का निर्यात बढ़ गया और फसल के समय जो उन्हें पारंपरिक भुगतान मिलता था वो बंद हो गया। तो बागची के अध्ययन ने बहस को आगे तो बढ़ाया, लेकिन उस पर भी काफी सवाल उठे और तस्वीर और जटिल हो गई। बिल्कुल। अब ये साफ हो रहा था कि विऔद्योगीकरण की कहानी सीधी नहीं है, इसमें कई परतें हैं। तो अब हम सेक्शन 15.5 पर आते हैं, जो विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया में क्षेत्रीय भिन्नताओं, रीजनल वेरिएशंस पर बात करता है। हाँ, क्योंकि अब तक की चर्चा से ये स्पष्ट हो गया था कि पूरे भारत में एक जैसा अनुभव नहीं रहा। अब विद्वानों की चर्चा ज्यादा जटिल और सूक्ष्म, कॉम्प्लेक्स और न्यूआंस्ड हो गई।
ज्यादातर विद्वान अब मानते हैं कि कम से कम 20वीं सदी में औद्योगिकरण के बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं। बल्कि कुछ ने तो उल्टा कहा है, जैसे तीर्थंकर रॉय। हाँ, तीर्थंकर रॉय जैसे कुछ लेखकों ने तो यहाँ तक तर्क दिया है कि बाद के दौर में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादन का हिस्सा वास्तव में बड़ा था। हम उनके काम पर बाद में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले 19वीं सदी की क्षेत्रीय भिन्नताओं को देख लेते हैं। रॉय ने खुद भी जनगणना 1911 से 1931 का विश्लेषण करके दिखाया कि रोजगार में गिरावट कुछ खास क्षेत्रों में केंद्रित थी, जैसे सूती, रेशमी और ऊनी बुनाई, कुम्हार, ठठेरे, ब्रासमिथ्स, चावल कूटने वाले और तेल निकालने वाले। लेकिन लकड़ी, धातु, पीतल को छोड़कर और चमड़े के काम में बहुत कम बदलाव आया। टेबल 7 में इसके आंकड़े हैं। तो 19वीं सदी में कौन से क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुए और कौन से कम? आमतौर पर माना जाता है कि पूर्वी भारत, खासकर बंगाल, सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्लासी के युद्ध 1757 के बाद ही वहां गिरावट शुरू हो गई थी। बंगाल, जो कभी कपड़े का बड़ा निर्यातक था, वो ब्रिटिश माल के आयात का शिकार बन गया। हालांकि इस पर भी बहस है कि गिरावट प्लासी के ठीक बाद शुरू हुई या बाद में। और दक्षिण भारत, मद्रास प्रेसिडेंसी शायद बंगाल की तुलना में कम प्रभावित हुई। वहां वस्त्र निर्यात उतनी तेजी से नहीं गिरे और रेलवे का प्रभाव भी देर से पहुंचा। और पश्चिमी भारत, जिसे राजस्थान, वहां खराब परिवहन सुविधाओं के कारण प्रभाव और भी देर से पहुंचा। प्रतिस्पर्धा जब आई, खासकर पहले विश्व युद्ध के बाद, तो वो ब्रिटिश आयात से ज्यादा बॉम्बे की भारतीय मिलों से आई। इसमें रेलवे की उन दरों ने भी मदद की जो बंदरगाहों से अंदरूनी इलाकों तक माल ले जाने के बजाय अंदरूनी इलाकों के बीच माल ढुलाई के पक्ष में थी। ये बहुत रोचक है। तो चलिए दक्षिण भारत पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। सेक्शन 15.5.1, कॉनराड स्पीकर का काम यहाँ महत्वपूर्ण है। जी, कॉनराड स्पीकर ने मद्रास प्रेसिडेंसी का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि लंकाशायर का माल वहां बंगाल की तुलना में कम मात्रा में आया। हाँ, विदेशी व्यापार की संरचना बदली, कृषि निर्यात का हिस्सा बढ़ा, लेकिन कपड़ा उद्योग पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। क्या उनके पास करघों की संख्या बढ़ने का कोई सबूत था? हाँ, ये चौंकाने वाली बात है। मद्रास राजस्व बोर्ड के आंकड़ों से पता चला कि 1845 से पहले के 25 सालों में ज्यादातर इलाकों में करघों या बुनकरों की संख्या में वृद्धि हुई थी और 1850 के दशक के उत्तरार्ध से इसमें और 20-25% की वृद्धि हुई। हाँ, बीच बीच में अकाल या महामारी के कारण उतार चढ़ाव आते थे, लेकिन कुल मिलाकर संख्या बढ़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हटने 1830 का क्या असर पड़ा? उससे बढ़िया क्वालिटी के कपड़े का निर्यात गिरा और आमतौर पर मोटे कपड़े के उत्पादन की तरफ झुकाव बढ़ा। उद्योग थोड़ा दक्षिणी जिलों की तरफ खिसका। बुनकरों ने जीवित रहने के लिए क्या किया? उन्होंने मोटी किस्में बनाई जो स्थानीय लोगों को पसंद थी। करघों की संख्या के कुछ आंकड़े हैं। हाँ, टेबल 8 में जिलेवार आंकड़े हैं। कुल मिलाकर 1870-71 में लगभग 28,000 करघे थे, जो 1889 तक बढ़कर 30,000 हो गए। कुछ जिलों जैसे तिरुनेलवेली, बल्लारी, कुर्नूल में काफी वृद्धि हुई, जबकि उत्तरी अर्कोट जैसे कुछ जिलों में कमी आई। लेकिन अगर करघे बढ़ रहे थे, तो क्या बुनकरों की हालत सुधर रही थी? नहीं, यहीं पर पेच है। स्पीकर का कहना है कि बुनकरों की आय वास्तव में गिरी, क्योंकि मोटा कपड़ा बनाने में कच्चे माल का धागे का हिस्सा ज्यादा होता है, जिससे मुनाफा कम हो जाता है। अनाज की कीमतें कम होने के बावजूद उनकी वास्तविक मजदूरी गिरी और अकाल के समय वो बहुत असुरक्षित हो जाते थे। जैसे 1877 के अकाल में उन्हें अपना कपड़ा नुकसान पे बेचना पड़ा। और धागे के आयात का क्या उससे मदद मिली? आयातित धागे का हिस्सा बढ़ा, खासकर बॉम्बे की मिलों से आने वाले धागे का। 1870 में 37% से 1890 में 55%। लेकिन ये ज्यादातर मद्रास शहर के आसपास ही इस्तेमाल होता था परिवहन लागत के कारण, और ये ज्यादातर मध्यम गुणवत्ता का होता था। बहुत मोटा या बहुत बारीक धागा बनाने के लिए अक्सर पारंपरिक भारतीय धागा ही बेहतर या सस्ता पड़ता था। कोई उदाहरण? हाँ, गुलेदगुड़ के बुनकरों का उदाहरण है। वो ताने के लिए मजबूती वाला अंग्रेजी धागा इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाने के लिए रंगाई में बेहतर भारतीय धागा ही इस्तेमाल करते थे। तो स्पीकर का निष्कर्ष क्या था दक्षिण भारत के बारे में? उनका निष्कर्ष था कि मात्रात्मक रूप से, क्वांटिटेटिवली, कोई विनाश नहीं हुआ। करघों की संख्या वास्तव में 1820 से 1870 के बीच बढ़ी,
हाँ, मोटे कपड़े की ओर झुकाव से सामाजिक आर्थिक तनाव पैदा हुआ, लेकिन कुछ खास उत्पाद जैसे कोरनाडू साड़ियाँ या गुलेदुगुड़ के कपड़े पनपे भी। और सस्ता आयातित धागा कोई मुख्य उद्धारकर्ता नहीं था, क्योंकि वो देर से उपलब्ध हुआ और हर तरह की जरूरत पूरी नहीं करता था। लेकिन क्या ये तस्वीर 20वीं सदी में भी ऐसी ही रही? सीजे, बेकर और स्पेनकर के निष्कर्षों को बाद के अध्ययनों ने कैसे देखा? यहाँ यानागिसावा का काम महत्वपूर्ण है। उन्होंने 20वीं सदी, खासकर 1930 के दशक को देखा। उन्होंने पाया कि इस दौर में हथकरघा जैसे असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा अर्थव्यवस्था में कम होने के बजाय बढ़ा, रिलेटिव इंक्रीज। ये कैसे हुआ? 1930-40 के दशक में तमिल जिलों में हथकरघा कैसे बचा रहा या पनपा? यानागिसावा ने कई कारण बताए। पहला, उत्पाद में बदलाव। बुनकरों ने उच्च गुणवत्ता वाले धागे, रेशम, जरी का इस्तेमाल करके बढ़िया रंगीन कपड़े बनाए। गरीब उपभोक्ताओं के लिए कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल सिल्क का इस्तेमाल शुरू किया। रंगीन कपड़ों का निर्यात किया और निचले तबके के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मोटे कपड़े भी बनाते रहे। कुछ खास जगहों या उत्पादों के उदाहरण? हाँ, जैसे मदुरै और सेलम रेशम की साड़ियों और अंगवस्त्रम के लिए जाने गए। तंजौर, कुंभकोणम, कोरनाडू में रेशम बुनाई बढ़ी। रामानाड जिले में बुनकर मोटे सूती कपड़े से हटकर कृत्रिम रेशम और मर्सराइज्ड यान, मर्सराइज्ड धागे की ओर बढ़े। जापानी मर्सराइज धागे ने भी मदद की। हाँ, उसने भारतीय मिलों से प्रतिस्पर्धा करने में मदद की और निर्यात बाजारों अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कैली, लुंगी और मद्रास रुमाल जैसे उत्पादों की ओर भी झुकाव हुआ। लोगों की पोशाक की आदतें बदलने का भी कोई असर हुआ? बिल्कुल। पगड़ी और अंगवस्त्रम का चलन कम हुआ, जिससे मिलों को फायदा हुआ, लेकिन साड़ी की मांग बढ़ी। उत्तर भारत में भी। दक्षिण भारत में ब्लाउज का चलन बढ़ा, गैर ब्राह्मणों ने ब्राह्मण शैलियों को अपनाया और गरीबों में कृत्रिम रेशम की साड़ियों की मांग बढ़ी। इन सब चीजों ने हथकरघा को मदद की। तो दक्षिण भारत की कहानी काफी अलग नजर आती है। अब जरा पश्चिमी और मध्य भारत की ओर चलते हैं। सेक्शन 15.5.2। हाँ, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंसेस, सीपीए, जो आज के मध्य प्रदेश और आसपास का इलाका है, वो मद्रास की तुलना में ज्यादा प्रभावित हुआ लगता है। वहाँ 1840 के दशक तक ही ब्रिटिश आयात काफी महत्वपूर्ण हो गया था। और भारत तो ब्रिटिश कपड़ा निर्यात का मुख्य बाजार बनी गया था। जी, 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन के कुल कपड़ा निर्यात का 40% से ज्यादा हिस्सा भारत आ रहा था और 1870 के दशक से भारतीय मिलें भी प्रतिस्पर्धा में आ गई थीं। तो मध्य प्रांत में हथकरघा की बाजार हिस्सेदारी का क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हथकरघा की बाजार हिस्सेदारी 19वीं सदी की शुरुआत में लगभग 100% से घटकर सदी के अंत तक करीब 25% रह गई थी। लेकिन सीपी के बुनकर ज्यादा सफल रहे। उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत तक भी घरेलू बाजार का लगभग 40% हिस्सा बनाए रखा। तो क्या हार्नेटी जैसे विद्वान मानते हैं कि सीपी में विऔद्योगीकरण हुआ? हाँ, पीटर हार्नेटी का विचार था कि 19वीं सदी में सीपी में विऔद्योगीकरण हुआ, भले ही वो आंशिक, पार्शल था। और 20वीं सदी में वहां क्या रुझान देखने को मिले? 20वीं सदी में गिरावट की प्रवृत्ति रुकी। इसमें बेहतर तकनीक, खासकर फ्लाई शटल लूम के प्रसार और कुछ हद तक सरकारी प्रयासों ने मदद की। लेकिन बुनकरों की स्थिति कैसी रही? कुल मिलाकर उनकी स्थिति खराब ही हुई। फ्लाई शटल ने गिरावट को धीमा जरूर किया, लेकिन उनकी कमाई में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। करघों की संख्या का क्या हुआ? 1932 से 1940 के बीच करघों की संख्या में 25% की गिरावट आई। लेकिन क्योंकि फ्लाई शटल अपनाने से उत्पादकता बढ़ गई थी, 1919 में बहुत कम थे, 1940 तक लगभग 50% बुनकरों ने अपना लिया था, इसलिए कुल उत्पादन या तो स्थिर रहा या थोड़ा बढ़ा। उनकी आय कितनी कम थी? 1939-40 में एक औसत बुनकर परिवार की आय साल भर में सिर्फ 93 रुपए के करीब थी, मतलब रोज के लगभग 4 आना, बहुत कम थी। उत्पादन में और क्या बदलाव आए? उत्पादन कुछ शहरी केंद्रों जैसे नागपुर, उमरेर, पौनी, बुरहानपुर में केंद्रित, कॉन्सेंट्रेट हो गया। बुनकर समुदाय में भी बदलाव आया। जो कुशल जातियां थीं जैसे कोष्ठी या मोमिन, वो बनी रहीं, लेकिन कम कुशल ग्रामीण कारीगर या तो कारखानों में चले गए या खेती करने लगे। उत्पादों की रेंज भी सिकुड़ गई।
मुख्य रूप से साड़ी और धोती ही बनने लगीं। और मिल के धागे पर निर्भरता का क्या असर हुआ? जैसे जैसे मिल के धागे का इस्तेमाल बढ़ा, 1860 के दशक से एक क्रेडिट प्रणाली अग्रिम या एडवांस विकसित हुई, जिससे बुनकरों की निर्भरता व्यापारियों और बिचौलियों पर बढ़ गई। फ्लाई शटल को अपनाने की रफ्तार सीपी में शुरू में धीमी क्यों थी? हाँ, ये दिलचस्प है। एल्फ्रेड चैटरटन ने पाया था कि आंध्र के बुनकर तमिल केंद्रों कांचीवरम, मदुरई, सेलम के बुनकरों की तुलना में इसे अपनाने में ज्यादा तेज थे। हारनाटी का मानना था कि सीपी में जो शुद्ध मानी जाने वाली कोष्ठी जाति थी, वो आप्रवासी, पद्मशाली या मुस्लिम मोमिनों की तुलना में नई तकनीक अपनाने में धीमी थी, शायद जातिगत कठोरता के कारण। लेकिन अंततः इसके प्रसार ने उद्योग को बचाने में मदद की। तो हमने देखा कि क्षेत्रीय रूप से काफी भिन्नताएं थीं। अब सेक्शन 15.6 में देखते हैं कि रोजगार एम्प्लॉयमेंट पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ा इस पूरी प्रक्रिया का। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। माइकल ट्वेमे ने इस पर काफी काम किया है, खासकर 19वीं सदी के लिए। उन्होंने FTJE यानी पूर्णकालिक नौकरी समतुल्य पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बुनकर और कताई करने वाले दोनों शामिल थे। उनके अनुसार रोजगार में गंभीर गिरावट के दौर कौन से थे? ट्वेमे ने 2 मुख्य अवधियां बताईं, 1790, 1830 और 1850-1880। उनका मानना था कि बाद वाली अवधि 1850 से 80 ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसमें ज्यादा नुकसान हुआ। 1790 से 1830 के बीच गिरावट का मुख्य कारण क्या था? इस दौरान गिरावट मुख्य रूप से भारत के कपड़ा निर्यात में कमी आने के कारण हुई। बंगाल सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ, जहां निर्यात 95% तक गिर गया, जबकि बाकी भारत में लगभग 30% गिरा। कुल मिलाकर लगभग 300,000 FTGE का नुकसान हुआ होगा, जिसमें से ज्यादातर 244,000 बंगाल में था। लेकिन ये उस समय के कुल उत्पादन का बहुत बड़ा प्रतिशत नहीं था और बुनकर शायद रेशम या आयातित धागे की ओर मुड़ सकते थे। और 1830 से 1850 के बीच इस दौरान गिरावट कम रही। आयात बढ़े, लेकिन प्रति व्यक्ति लगभग 1 गज ही थे, जो कुल उत्पादन का शायद 10% रहा होगा। तो फिर 1850 से 1880 के बीच क्या हुआ? ट्वेमे के अनुसार असली और बड़ी गिरावट इस दौर में आई। इसका कारण था आयात में भारी वृद्धि। आयात बढ़कर 1500 मिलियन गज तक पहुंच गए, यानी प्रति व्यक्ति लगभग 6 गज, जबकि अनुमानित कुल खपत प्रति व्यक्ति लगभग 11 गज थी। इसका मतलब हुआ कि भारतीय उत्पादन गिरकर कुल खपत के 40% से भी कम रह गया। और रोजगार का अनुमानित नुकसान कितना था इस दौर में? ट्वेमे का अनुमान है कि इस दौरान 3.6 मिलियन FTJE का नुकसान हुआ। इसकी एक रेंज 2 मिलियन से 6 मिलियन तक हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी संख्या थी, जो 1850 की कुल जनसंख्या का लगभग 1.5% थी। उन्होंने इसकी तुलना चीन से की, जहां नुकसान कम हुआ था। तो मॉरिस डेविड मॉरिस ने जो जनसंख्या वृद्धि वाला बिंदु उठाया था, उसका क्या? ट्वेमे मानते हैं कि 1800 से 1850 के बीच जनसंख्या वृद्धि ने शायद निर्यात में गिरावट के असर को कुछ हद तक कम किया होगा, लेकिन 1850 के बाद आयात इतने ज्यादा बढ़ गए कि जनसंख्या वृद्धि भी उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकी। और 1930 तक आते आते क्या स्थिति थी? 1930 तक आयात फिर से कम हो गए थे, प्रति व्यक्ति लगभग 5 गज, और अब मुख्य प्रतिस्पर्धा ब्रिटिश माल से नहीं, बल्कि भारत की अपनी कपड़ा मिलों से थी। ये तो ट्रॉमे का विश्लेषण हुआ। जे कृष्णमूर्ति ने भी रोजगार के आंकड़ों का विश्लेषण किया था, खासकर CEHI वॉल्यूम 2 और दूसरे स्रोतों का इस्तेमाल करके। उनके क्या निष्कर्ष थे? कृष्णमूर्ति ने 1881 से 1951 तक के आंकड़ों को देखा। पुरुषों के कार्यबल मेल वर्कफोर्स में 1881 से 1911 के बीच कृषि का हिस्सा लगभग स्थिर रहा, 74.5% से 74.5%। विनिर्माण का हिस्सा गिरा 10.6% से 9.1%, लेकिन इसमें कुछ हद तक जनगणना की श्रेणियों में बदलाव का भी हाथ था। विनिर्माण और व्यापार को मिलाकर देखें तो हिस्सा थोड़ा ही गिरा, 15.5% से 14.6%। और 1901 से 1951 के बीच इस अवधि में कारखाना रोजगार तो काफी बढ़ा, 0.6 मिलियन से 2.9 मिलियन, लेकिन लघु स्तरीय रोजगार, स्मॉल स्केल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हस्तशिल्प आते हैं, वो गिरा 12.6 मिलियन से 11.4 मिलियन। लेकिन उत्पादन का क्या हुआ? क्या लघु स्तरीय उद्योगों का उत्पादन भी गिरा? यहीं पर कृष्णमूर्ति एक दिलचस्प बात बताते हैं। हेस्टन के अनुमानों के अनुसार 1900 से 1947 के बीच लघु स्तरीय उद्योगों का वास्तविक उत्पादन जो है गिरा नहीं, बल्कि 14% बढ़ा। उत्पादन बढ़ा पर रोजगार गिरा। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब हुआ कि प्रति श्रमिक उत्पादकता आउटपुट पर वर्कर बढ़ी होगी। जैसे सूती कताई और बुनाई में रोजगार 1911 से 1951 के बीच 2.4 मिलियन से घटकर 2.2 मिलियन हुआ, लेकिन हथकरघा कपड़े का उत्पादन इसी दौरान 1902-1938 के औसत में 965 मिलियन गज से बढ़कर 1068 मिलियन गज हो गया। अच्छा, तो तकनीक या संगठन में सुधार हुआ होगा? किन उद्योगों में रोजगार गिरा और किन में नहीं? कृष्णमूर्ति के अनुसार चमड़े का काम करने वालों की संख्या में काफी गिरावट आई, क्योंकि चमड़े के कारखाने और जूते के कारखाने खुल गए थे। मिट्टी के बर्तन बनाने, तेल पेरने और अनाज प्रसंस्करण में भी गिरावट आई। लेकिन हथकरघा वस्त्र, बीड़ी बनाने और गुड़ बनाने जैसे कामों में रोजगार में गिरावट नहीं आई। तो समग्र विनिर्माण रोजगार का क्या हुआ? अगर सिर्फ पुरुषों को देखें तो हस्तशिल्प का हिस्सा कुल विनिर्माण रोजगार में नहीं गिरा। हाँ, अगर महिलाओं को भी शामिल कर लें तो 1911 से 1951 के बीच विनिर्माण में कुल कार्यबल का हिस्सा थोड़ा गिरा, 9.6% से 8.7%। तो कृष्णमूर्ति का अंतिम निष्कर्ष क्या था? क्या औद्योगिकरण शब्द सही है? कृष्णमूर्ति का निष्कर्ष था कि कम से कम 1881 से 1951 की अवधि के लिए औद्योगिकरण शब्द शायद सही नहीं है, क्योंकि जहां रोजगार में कुछ गिरावट हुई, वहीं औद्योगिक उत्पादन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वृद्धि हुई थी। ये तो बहस को एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाता है। चलिए, अब सेक्शन 15.7 में हाल के लेखन, खासकर तीर्थंकर रॉय, डगलस हेन्स और यानागेसावा के काम पर। जी, हाल के वर्षों में खासकर तीर्थंकर रॉय के काम ने इस बहस को और भी ज्यादा सूक्ष्म बना दिया है। अब वो पुराना नजरिया कि हस्तशिल्प केवल गरीबों के लिए सस्ता, मोटा माल बनाकर ही जीवित रहे, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तीर्थंकर रॉय ने कौन सी मुख्य प्रक्रियाएं बताई जिनके जरिए हस्तशिल्प क्षेत्र बदला? रॉय ने मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी। 1, गैर प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। कारीगर उन चीजों को बनाने लगे जहां मिलों से सीधी प्रतिस्पर्धा नहीं थी। 2, बुनकरों के बीच बढ़ती असमानता। सभी बुनकरों की हालत एक जैसी नहीं रही, कुछ ने काफी तरक्की भी की। 3, शहरी एकाग्रता, अर्बन कॉन्सेंट्रेशन। उत्पादन शहरों में केंद्रित होने लगा जहां ज्यादा उन्नत तरीके अपनाए जा सकते थे। 4, तकनीकी परिवर्तन, जैसे मानव निर्मित फाइबर का उपयोग और धागा प्रसंस्करण में श्रम बचाने वाली तकनीकों का आना। रॉय ने हथकरघा कारखानों, हैंडलूम कारखानाज, फैक्ट्रीज के बारे में क्या कहा? उन्होंने बताया कि 20वीं सदी में खासकर दक्षिण और पश्चिमी भारत में बड़े हथकरघा कारखाने उभरे। बड़े शहर जैसे शोलापुर, सेलम, नागपुर में हजारों करघे थे। इनमें व्यापारियों और उत्पादकों का प्रभाव ज्यादा था। दक्षिण भारत में ये ज्यादा विकसित हुए, शायद वहां फैशन ज्यादा स्थिर था और हथकरघा के लिए एक वरीयता थी। ये कारखाने वाले शहर अक्सर बाहर से आए कारीगरों का आधारित थे, जबकि उत्तर और पूर्वी भारत में ग्रामीण बुनाई ज्यादा थी और वहां व्यापारी साहूकार का नियंत्रण अधिक था। तो क्या मिलों और हथकरघों के बीच बाजार का बंटवारा हो गया? हाँ, एक तरह का मार्केट शेयरिंग हुआ। मिलें ज्यादातर थोक का माल, मध्यम गिनती, मीडियम काउंट का धागा और छपे हुए कपड़े बनाती थी, जबकि हथकरघे तैयार उत्पाद जैसे पहनने वाले कपड़े, साड़ी, धोती, बहुत मोटे या बहुत महीन सूती कपड़े, रेशमी कपड़े और खासकर करघे पर बनने वाले डिजाइन और बॉर्डर वाले कपड़े बनाते थे। शुरुआती दौर में विस्कोस जैसे नए धागों के इस्तेमाल से हथकरघों को ज्यादा फायदा हुआ। बाद में 1930 के दशक के मध्य में पावरलूम क्षेत्र भी इन्हीं हथकरघा के उन्नत वर्गों से उभरा। रॉय का उत्पादन और बाजार हिस्सेदारी के बारे में क्या विश्लेषण है? रॉय का मानना है कि 20वीं सदी के पहले 25 सालों में हथकरघा उत्पादन लगभग 30% बढ़ा। बुनाई का काम खेती या जजमानी व्यवस्था से काफी हद तक अलग था। तो ये जीवित कैसे रहा? क्या सिर्फ सस्ता माल बनाकर? नहीं, रॉय का तर्क है कि ये सजावटी और जटिल बुनाई की दृढ़ता, persistence of decorative and intricate weaving के कारण जीवित रहा, जो सिर्फ विलासिता के समान तक सीमित नहीं था। साथ ही लोगों की वास्तविक आय में वृद्धि ने भी मांग बनाए रखी। उनका कहना है कि मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा ही एकमात्र या मुख्य कारक नहीं थी, बल्कि एक तरह का ध्रुवीकरण हुआ, दोनों अपने अपने क्षेत्र में बढ़े। बाजार हिस्सेदारी के आंकड़े क्या दिखाते हैं? ये बहुत दिलचस्प है। कपड़े के कुल बाजार में हथकरघा की हिस्सेदारी में उतार चढ़ाव तो आया, लेकिन
जो गिरावट आती थी वो पिछली गिरावट से ऊंची रहती थी। ट्रॉव्स वर सक्सेसिवली हायर। कुल मिलाकर हिस्सेदारी 1904 से 27.6% थी, जो बढ़कर 1935-39 में 31.6% हो गई। और आयात का क्या हुआ? आयात ड्रामेटिकली गिरे, 57.4% से घटकर सिर्फ 11.8% रह गए। और भारतीय मिलों का हिस्सा? वो बहुत तेजी से बढ़ा, 15% से बढ़कर 56.6% हो गया। तो मुख्य बदलाव आयात के घटने और भारतीय मिलों के बढ़ने से आया, जबकि हथकरघा ने अपनी हिस्सेदारी न सिर्फ बचाए रखी बल्कि थोड़ी बढ़ाई भी। बीच में गिरावट क्यों आई थी, जैसे 1915-19 या 1920 के दशक के अंत में? 1915-19 में कच्चे माल का संकट था विश्व युद्ध के कारण, और 1920 के दशक के अंत में जो टैरिफ लगाए गए उनसे उच्च गणना वाले महीन धागे का इस्तेमाल करने वाले बुनकरों जैसे ढाका या शांतिपुर के को नुकसान हुआ, क्योंकि आयातित धागा महंगा हो गया। मजदूरी और उत्पादकता के बारे में रॉय क्या कहते हैं? हथकरघा बुनकरों की मजदूरी औसतन मिल मजदूरों से थोड़ी कम थी, शायद 10%, और उन्हें साल में पूरे समय काम भी नहीं मिलता था, शायद 23 साल। छोटे बुनकरों और कारखानों में काम करने वालों के बीच आय का अंतर बढ़ा। युद्धों के बीच की अवधि में जो उत्पादन बढ़ा वो मुख्य रूप से तकनीकी परिवर्तन के कारण हुआ। करघों की कुल संख्या लगभग स्थिर रही, करीब 2 मिलियन, लेकिन फ्लाई शटल का उपयोग 1920 से 1940 के बीच 5% से बढ़कर 35% हो गया। बेहतर करघों ने परिवार के बाकी सदस्यों के श्रम को प्रतिस्थापित किया, जिससे आय में भिन्नता बढ़ी। रॉय ने मूल्य, वैल्यू बनाम मात्रा, वॉल्यूम का भी विश्लेषण किया है, टेबल 10-11। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। 1930 के दशक के अधिकारी आंकड़े दिखाते हैं कि हथकरघा उत्पादन या तो स्थिर रहा या थोड़ा गिरा मात्रा में। लेकिन रॉय का तर्क है कि अगर हम मूल्य के हिसाब से देखें तो हथकरघा की हिस्सेदारी बढ़ी थी। ऐसा कैसे? क्योंकि बुनकर ज्यादा महंगे और बेहतर उत्पादों की ओर विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे थे, जैसे गैर सूती कपड़े, रेशम, कृत्रिम रेशम, महीन सूती कपड़े और शुद्ध रेशम के मध्यवर्ती उत्पाद। तो भले ही उन्होंने गज कम बनाए हों, लेकिन उनकी कीमत ज्यादा थी। और कपड़े की बारीकी में भी बदलाव आया, टेबल 12। हाँ, ये 19वीं सदी की प्रवृत्ति के उलट था। 1940 तक हथकरघे पहले से कम मोटा कपड़ा बना रहे थे। उन्होंने मोटे, मध्यम और मध्यम श्रेणी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, लेकिन यहाँ गिरते ब्रिटिश आयात का ज्यादा फायदा मिलों को मिला। हथकरघा ने जो आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया, वो ज्यादातर बेहतर गुणवत्ता वाले कपड़ों के क्षेत्र में था। तो रॉय की समग्र पुनर्व्याख्या, ओवरऑल रीइंटरप्रिटेशन क्या है, जैसा कि उनकी किताब ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी ऑफ कॉलोनियल इंडिया में है? रॉय उस प्रमुख दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं जो केवल औपनिवेशिक विनाश पर केंद्रित है, चाहे वो मार्क्सवादी हो या राष्ट्रवादी। वो लंबी दूरी के व्यापार के रचनात्मक प्रभावों, क्रिएटिव इफेक्ट्स पर प्रकाश डालते हैं, जिसकी तुलना वो यूरोप से करते हैं। उनका तर्क है कि सबूत उतने स्पष्ट नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि सबूत अस्पष्ट है या एक सरल विनाश की कहानी का समर्थन नहीं करते। वस्त्रों का मामला मिला-जुला है, गैर प्रतिस्पर्धी कपड़ा बढ़ा, रोजगार के आंकड़े तकनीकी और संगठनात्मक बदलावों को अनदेखा करते हैं, और ये विचार लंबे समय तक अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर के महत्व से मेल नहीं खाता। जैसे 1991 में भी 71% रोजगार पंजीकृत कारखानों के बाहर था। उन्होंने आद्य औद्योगिकरण के विचारों को भी लागू किया। जी, उनका कहना है कि औद्योगिकरण में केवल पुरानी तकनीक की जगह नई तकनीक आना ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें श्रम का मिश्रित उपयोग, हाइब्रिड लेबर यूज भी शामिल होता है। क्या वो अपने विषयक शासन की बाधाओं को नकारते हैं? नहीं, वो सीमाओं को स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि भारत में औद्योगिकरण हुआ तो जैसे मजदूरी श्रम ने घरेलू श्रम की जगह ली, संगठन सुधरा, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत कमजोर थी। कोई महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन या आर्थिक विकास नहीं हुआ। इसकी बाधाएं क्या थीं? कृषि उत्पादकता में वृद्धि न होना या घरेलू मांग की कमी, तेज जनसंख्या वृद्धि, संस्थागत ऋण की सीमित उपलब्धता और जातिगत प्रतिबंध। जो रचनात्मक परिवर्तन हुए वो किसी नए प्रतिमान पैराडाइम या तेज आय वृद्धि का नेतृत्व नहीं कर पाए। ये अनौपचारिक प्रशिक्षण, अनौपचारिक ऋण और बहुत सारे निम्न गुणवत्ता वाले श्रम द्वारा बाधित थे। रॉय और डगलस हेन्स जैसे लेखकों के काम में कुछ सामान्य विषय क्या हैं? कई विषय हैं, जिससे उत्पादन का स्थानीय खपत से हटकर लंबी दूरी के व्यापार
और बाजार के लिए होने लगना, उपभोक्ता और उत्पादक के व्यवहार में बदलाव, संस्थागत परिवर्तन, स्थानीय स्तर पर बनने वाले इनपुट जैसे धागा, जरी, रंग में कमी आना और आयातित इनपुट जैसे धातु की चादरें, कांच के ब्लॉक्स का बढ़ता उपयोग। शिल्प का शहरों की ओर खिंचाव जैसे शोलापुर, सेलम, लुधियाना, सूरत। बिक्री का तरीका स्पॉट से कॉन्ट्रैक्ट की ओर बदलना, बड़े बाजारों के लिए या तो गुणवत्ता में गिरावट आना या फिर गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण सिंप्लीफिकेशन के प्रयास होना, जैसे सूरत की जरी, मिर्जापुर के कालीन, मुरादाबाद का पीतल। और शिल्प की प्रधानता, कभी-कभी निर्माता ही फाइनेंसर बन जाते थे। उत्पादन इकाइयों के बारे में भी कुछ पैटर्न देखे। हाँ, हेंस ने बताया कि मुस्लिम समुदायों में अक्सर श्रेणीबद्ध दल होते थे, जिनमें उस्ताद शागिर्द का रिश्ता होता था और वो परिष्कृत उत्पाद बनाते थे, जैसे मुरादाबाद पीतल, बनारस ब्रोकेड, लखनऊ जरदोजी, कालीन। जबकि हिंदू या ग्रामीण दलों में अक्सर परिवार आधारित माता पिता बच्चे इकाइयां होती थीं। और क्या सिर्फ वही उद्योग गिरे जहां ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा थी? नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, कुछ हद तक चावल कूटना, भवन निर्माण और पोशाक और प्रसाधन जैसी सेवाएं भी गिरीं, जिनका ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा से सीधा संबंध नहीं था। रॉय इसके लिए एक खराब समझी गई व्यापक आर्थिक संक्रमण का सुझाव देते हैं। शायद ब्रिटिश नीतियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा हो, और ये भी कि औद्योगिकीकरण में कुशल श्रमिकों की जगह मशीनरी का आना शामिल होता ही है। रॉय का आय पर भी एक अलग नजरिया है। हाँ, वो कहते हैं कि उद्योग में प्रति श्रमिक वास्तविक आय, रियल इनकम पर वर्कर, वास्तव में बढ़ी 1947 के बीच 1.7% प्रतिवर्ष, जो कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 0.7 से तेज थी। लघुस्तरीय उद्योग की कुल वास्तविक आय 72% बढ़ी 1901 से 47, रोजगार गिरने के बावजूद। इसका मतलब उत्पादकता बढ़ी, औसत आय 1.1% प्रतिवर्ष बढ़ी। तो हस्तशिल्प केवल गरीबों के लिए गरीबों का उद्योग, पुअर प्रोड्यूसिंग फॉर द पुअर नहीं बन गए। कुछ हिस्से तकनीक और संगठन के माध्यम से सफल हुए, जैसे फ्लाई शटल, पीतल में प्लेटिंग पॉलिशिंग, जरी में शक्ति का प्रयोग, बेहतर रंग, ताना मिल। शहरीकरण भी शिल्प के आगे बढ़ने से जुड़ा था, लेकिन ये उत्पादक भूमिका यूरोप या पूर्वी एशिया की तरह तेज आर्थिक विकास से मजबूती से नहीं जुड़ पाई। ये वाकई एक बहुत ही अलग और जटिल तस्वीर पेश करता है। अब अंत में सेक्शन 15.8 में दो प्रमुख उद्योगों पीतल और चमड़े की केस स्टडीज देखते हैं। पहले पीतल के बर्तन, ब्रासवेयर, 15.8.1। जी, पीतल उद्योग की कहानी दिलचस्प है, क्योंकि इसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से कोई खास खतरा नहीं था, बल्कि इसे आयातित पीतल की शीट से फायदा हुआ, क्योंकि इससे लागत कम हुई और गुणवत्ता मानीकृत हो गई। स्क्रैप को पिघलाने की पुरानी प्रथा खत्म हो गई। मांग कैसी थी? मांग विविध थी, और रेलवे ने 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में इसके विस्तार में मदद की। युद्धों के बीच की अवधि में मांग और बड़ी होगी। कारीगरों ने आयात प्रतिस्थापन भी किया, मतलब यूरोपीय सामानों जैसे लैंप, ताले, कैंची की नकल करके बनाना शुरू किया। रोजगार का क्या रुझान रहा? रोजगार 1891 से 1901 के बीच बढ़ा, 125,000 से 145,000, फिर 1921 तक गिरा, 106,000, 1931 में थोड़ा सुधरा, 120,000 और बाद में 100,000 के आसपास बना रहा। दूसरा शिल्पों की तुलना में इसमें कारखानों में श्रमिकों का जमाव ज्यादा था। क्या इसे घरेलू प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा? हाँ, एल्यूमिनियम, चीनी मिट्टी, पोर्सिलीन, इनामल वाले लोहे, एनामलवेयर और जस्ती लोहे, गैल्वेनाइज्ड आयरन से प्रतिस्पर्धा की। इसका असर ये हुआ कि बड़े शहरों में उत्पादन तेज हुआ, जहां इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ब्रांडिंग का फायदा था। छोटे शहरों में जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के बर्तन बनते थे, उनका पतन हुआ, जैसे बंगाल, बॉम्बे में। पश्चिमी भारत में कांसे की ओर झुकाव हुआ, क्योंकि ग्रामीण मांग थी। पंजाब में गांव के ठठेरे गायब हो गए और काम शहरों जालंधर, बटाला, गुड़गांव में केंद्रित हो गया। और संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूपी, वहां तांबे और कांसे के काम की कुछ बस्तियां गायब हो गईं, लेकिन फर्रुखाबाद, मिर्जापुर और खासकर मुरादाबाद जैसे शहर फले फूले। मुरादाबाद की सफलता का क्या राज था? कई कारण थे। अच्छा रेलवे लिंक था, उत्पादों की विशाल रेंज थी,
शहरी और मध्यम वर्ग के लिए रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी और सजावटी सामान भी। बड़े बाजार के लिए अनुकूलन किया गया, जैसे अरबी डिजाइन की नक्काशी वाले महंगे बर्तन और साथ ही गरीबों के लिए टिन की कलाई वाले सस्ते बर्तन, और वहां के कारीगरों का कौशल, खासकर टिन प्लेटिंग का। तो पीतल उद्योग के बचे रहने या बढ़ने के मुख्य कारक क्या थे? तकनीकी परिवर्तन, हालांकि इसे धीरे धीरे अपनाया गया, जैसे पॉलिशिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बिजली का उपयोग, डाई और प्रेस, फॉज, व्हील बेलो, ग्रेफाइट मोल्ड। कारखानों का पैमाना बढ़ना, कच्चे माल में बदलाव, स्क्रैप से बिलेट, और सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद विभेदन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी शिल्प कौशल लागू करना। अच्छा, अब दूसरे केस स्टडी पर आते हैं। चमड़ा और चमड़े का काम, लेदर एंड लेदर वर्क। 15.8 इसमें क्या बदलाव आए? यहाँ 1870 के दशक से बड़े बदलाव आए। सबसे बड़ा बदलाव था भारत से कच्ची खालों, हाइड्स एंड स्किन्स के निर्यात में भारी वृद्धि होना। 1890 तक ये 60 मिलियन रुपए तक पहुंच गया था, जो भारत के कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा, 5-9% था। धीरे धीरे कच्ची खाल की जगह उपचारित, क्योर्ड, फिर कमाया हुआ, टैंड और अंत में तैयार चमड़े, प्रोसेस्ड लेदर का निर्यात होने लगा। इस बदलाव को किन चीजों ने प्रेरित किया? कई कारक थे। अकाल जैसे 1876-78, 1896-98 के कारण मवेशियों की आपूर्ति बढ़ी। जर्मनी और अमेरिका में चमड़े की मांग बढ़ी, जहां रंगाई और चमड़ा कमाने की नई तकनीकें आ गई थीं। रेलवे ने चमड़ा उत्पादक क्षेत्रों को बंदरगाहों और चमड़ा कारखानों, टैनरीज से जोड़ा, जिससे उद्योग का शहरीकरण हुआ। बूचड़खानों के विकास से भी सीधा संपर्क आसान हुआ, बिचौलियों की भूमिका कम हुई। इसका पारंपरिक चमड़ा कारीगर जातियों पर क्या प्रभाव पड़ा? चमड़ा कमाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच का जो पारंपरिक संबंध था, वो टूट गया। चमड़े के काम में लगी जातियों का अनुपात शिल्प में कम हो गया। उत्तर भारत में रोजगार भले ही स्थिर रहा 1901 से 31, लेकिन चमड़ा कमाने के काम में पारंपरिक जातियां कम हो गईं। दक्षिण भारत में भी उनका अनुपात कम हुआ और दूसरी श्रमिक जातियां जैसे परैयां इस काम में आईं। तो ये पारंपरिक कारीगर कहाँ गए? वो या तो खेती में चले गए, या दूसरे स्वच्छ माने जाने वाले कामों में, या फिर उन्होंने विशेषज्ञता हासिल कर ली, स्पेशलाइज्ड टैनिंग, या उपठेकेदार, सब कॉन्ट्रैक्टर्स बन गए, या चमड़ा कारखानों में मजदूर बन गए, या फिर व्यापारी बन गए। कोई खास उदाहरण? हाँ, जैसे पंजाब के चमड़े के कारीगर उपठेकेदार बन गए। शहरी चमड़ा कारखानों में ज्यादातर केवल चमड़ा जातियां ही काम करती थीं। पलायन भी हुआ, जैसे पश्चिमी भारत के महार मिलों और रेलवे में चले गए। छत्तीसगढ़ के श्रमिक असम के चाय बागानों या बंगाल के उद्योगों में चले गए। दक्षिण आंध्र के माला और मडिगा जिनिंग फैक्ट्रियों में चले गए। मवेशी मालिकों ने अब खालें सीधे व्यापारियों को बेचना शुरू कर दिया, और चमड़े के पारंपरिक उपयोग जैसे सिंचाई के लिए चमड़े के बैग, मोट कम हो गए। क्या इन पारंपरिक जातियों में से नए उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स भी उभरे? हाँ, कुछ अल्पसंख्यक व्यापारी या उद्यमी बने, जैसे लखनऊ में 1880 के दशक में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के छोटा शहरों में, कानपुर, रायपुर, मैसूर के आसपास, लेकिन ज्यादातर बड़े चमड़ा कारखानों में औद्योगिक मजदूर ही थे। तो क्या उद्योग पर गैर कारीगरों का प्रभुत्व हो गया? हाँ, खासकर व्यापार और फाइनेंस में। हिंदू व्यापारी जातियां इस काम में उधार देने से हिचकिचाती थीं, इसलिए गैर हिंदू और गैर कारीगर समूह प्रमुख हो गए, जैसे मुस्लिम, यूरोपीय, पारसी, बोहरा, मेमन। फैक्ट्री विकास कैसा रहा? पहले विश्व युद्ध के बाद चमड़े के कारखाने लगातार बढ़े। 1952 तक देश में चमड़ा प्रसंस्करण का केवल 43% हिस्सा ही ग्रामीण टैनरों के पास रह गया था, जबकि कारखानों का हिस्सा लगभग 50% हो गया था। एक पदानुक्रम बन गया था। गांव का चमड़ा कारखाना परिवार समुदाय आधारित, शहर का चमड़ा कारखाना बूचड़खाने के पास, खालों का स्पॉट मार्केट, बड़ा कारखाना 100+ श्रमिक बड़े बंदरगाहों या औद्योगिक केंद्रों में। बड़े कारखानों की संख्या 1901 में 13 से बढ़कर 1939 में 66 हो गई। मद्रास में 1931 तक चमड़ा कमाने वाले 1/4 श्रमिक कारखानों में काम करते थे। और चमड़े की वस्तुओं का क्या हुआ? पुराने उत्पादों जैसे तेल रखने के चमड़े के बर्तन, पानी के बैग, कढ़ाई वाले जूते,
सैडल्स, भिश्ती के पानी के बैग, मशक आदि में गिरावट आई। लेकिन अनुकूलन भी हुआ। कारीगरों ने नई शैलियों में जूते, घोड़े की लगाम, बैग आदि बनाना शुरू किया। मोचियों को क्या फायदा हुआ? मोचियों को पहले मिश्र युद्ध के दौरान जूतों की भारी मांग मुंडा जूते से काफी फायदा हुआ। कई मोची शहरों में चले गए, खासकर मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद और आगरा, जो 1920 के दशक की शुरुआत में सबसे बड़ा केंद्र था, जहां 25,000 श्रमिक थे। इलाहाबाद में 1930 के दशक में मोचियों के स्वामित्व वाले कारखाने भी खुले। मद्रास में आप्रवासी मोचियों ने उच्च सामाजिक स्थिति का दावा भी किया। तो चमड़ा उद्योग में नियंत्रण किसके हाथ में रहा? चमड़ा कमाने, टैनिंग पर तो गैर कारीगरों का प्रभुत्व रहा, लेकिन चमड़े का सामान बनाने, लेदर मैन्युफैक्चर में कारीगर पूंजीपति, आर्टिजन कैपिटलिस्ट, खासकर मोची उभर कर सामने आए। बाटा जैसी बड़ी कंपनियों के आने के बाद भी मोचियों को उपठेका देना, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, महत्वपूर्ण बना रहा। बहुत विस्तार से हमने इन दोनों उद्योगों को देखा। तो अब हम इस पूरी चर्चा के अंत में आ गए हैं। सेक्शन 15.9 सारांश, समरी। जी, तो हमने देखा कि हाल का लेखन पुराने राष्ट्रवादी विचारों की तुलना में एक कहीं ज्यादा जटिल और शायद थोड़ी कम निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। लेकिन हमें 19वीं सदी की गिरावट को स्वीकार करना होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। 19वीं सदी में खासकर 1850 से 1880 के बीच कारीगर उत्पादन और रोजगार में गिरावट आई, और ये औपनिवेशिक प्रभाव और बढ़ते आयात से जुड़ी थी। इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं थीं। पूर्वी भारत शायद सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, और जहां करघों की संख्या कम नहीं हुई, जैसे मद्रास में, वहां भी उत्पादन मोटे कपड़े, निम्न गुणवत्ता या श्रेणी और कम आय की ओर झुक गया। और 20वीं सदी की तस्वीर ज्यादा सूक्ष्म है। हाँ, 20वीं सदी के लिए वे औद्योगिकरण के सबूत कमजोर हैं। हमें रचनात्मक प्रतिक्रियाएं, तकनीकी और संगठनात्मक बदलावों के माध्यम से उद्योगों का जीवित रहना और यहाँ तक कि उत्पादकता और प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि भी देखने को मिलती है। कुछ आशावादी दृष्टिकोण तो ये भी कहते हैं कि युद्धों के बीच की अवधि में कारीगर क्षेत्र की हिस्सेदारी उत्पादन और मूल्य दोनों लिहाज से बढ़ी। इसलिए 20वीं सदी के लिए वे औद्योगिकरण शब्द कितना उपयुक्त है, इस पर थॉनर, कृष्णमूर्ति और रॉय जैसे विद्वानों ने सवाल उठाए हैं। तो ये पूरी बहस वास्तव में औपनिवेशिक आर्थिक प्रभाव की बड़ी चर्चा का ही एक हिस्सा है। निश्चित रूप से ये हमें दिखाती है कि इतिहास कितना बहुस्तरीय होता है और इसे अलग अलग नजरियों से कैसे देखा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा भारत में विऔद्योगीकरण की बहस पर। यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसे एक बार फिर दोहराते हैं। देखिए, इस बहस को समझने से आपको आर्थिक इतिहास की जटिलताओं, औपनिवेशिक शासन के प्रभावों की बारीकियों, क्षेत्रीय गतिशीलता और कारीगरों के संघर्ष और उनके लचीलेपन, रेजिलियंस को समझने में मदद मिलती है। ये सब मेंस के उत्तर लिखने और प्रीलिम्स के लिए तथ्यों को सही संदर्भ में रखने के लिए बहुत जरूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं को ये चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। इसमें काफ़ी सारे नाम, तर्क, आंकड़े और तारीखें थीं, इसलिए इसे दोबारा सुनने की हम सलाह देंगे ताकि ये सब अच्छी तरह से आत्मसात हो जाएं। डैनियल थॉर्नर, मॉरिस डेविड मॉरिस, बिपिन चंद्र, ए.के. बागची, तीर्थंकर रॉय, कॉनराड स्पेकर, पीटर हार्नेटी, इन नामों और उनके मुख्य तर्कों को याद रखने की कोशिश करें। एफटीजे जैसी अवधारणाओं, बाजार हिस्सेदारी में बदलाव, क्षेत्रीय भिन्नताओं और पीतल और चमड़ा जैसे उद्योगों के उदाहरणों को भी ध्यान में रखें। और कोशिश करें कि इस ऐतिहासिक समझ को आज के संदर्भ से जोड़कर देखें। कैसे आर्थिक बदलाव लोगों की आजीविका को प्रभावित करते हैं, कैसे उद्योग बदलते हैं, ये आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो अगर आपको ये गहन चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार या सवाल जरूर लिखें। हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आगे भी ऐसे ही विस्तृत विश्लेषण के लिए सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।